हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CPC 908 के ऑर्डर 1 की। दोस्तों, ये एक बड़ा ही वाइड टॉपिक है और ये काफ़ी सारे मामलों में डील करता है, लाइक जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज, और ये डील करता है कि किस पक्षकार का नाम केस में रखना है, किसका नाम हटाना है। तो सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में डिस्क्राइब कर पाना, जो एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक पे, एक एक मामले पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर नंबर 1 के, रूल नंबर 1, जॉइंडर की। जॉइंडर क्या होता है? कई बार क्या होता है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब हमारा किसी से डिस्प्यूट होता है और हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि मैं अकेला सामने वाली पार्टी पे केस फाइल करूं, या मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर के सामने वाली पार्टी पे केस फाइल करें, या मैं अकेला ही सामने वाली दोनों पार्टीज पे जॉइंट केस फाइल करूं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता है कि हमें केस इकट्ठा फाइल करना चाहिए या हमें अलग अलग केस फाइल करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वो ऑर्डर नंबर 1 के अंदर दिया गया है। ऑर्डर नंबर 1 में बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस बनती हैं कि जब आप जॉइंटली जो है कोई केस फाइल कर सकते हैं या आपको सेपरेटली किसी केस को फाइल करना है। ऑर्डर नंबर 1 के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो जॉइंडर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे डायरेक्ट DM करके वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप और आपका कोई फ्रेंड किसी कंपनी में काम करते हैं और आप दोनों की किसी गलती की वजह से कंपनी का कोई लॉस हो जाता है और कंपनी यहाँ पे आपको डिसमिस यानी कि सस्पेंड कर देती है। कंपनी ने आपको निकाल दिया, कंपनी का नुकसान हुआ, कंपनी ने आपको निकाल दिया, और आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि भैया मैं तो कंपनी के ऊपर केस करूँगा। तो अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अब निकाला तो आपके फ्रेंड को भी है, अब आप दोनों कंपनी के ऊपर अलग अलग केस करेंगे या आप दोनों मिल करके कंपनी के ऊपर जॉइंटली केस कर सकते हैं। इसका जवाब ऑर्डर नंबर 1 में दिया गया है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सेम एक्ट या सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि जहाँ पे सेम एक्ट यानी कि सेम अधिनियम लगता हो या ट्रांजैक्शन जो है वो सेम हुई हो। ट्रांजैक्शन कैसे? जैसे मान लीजिए आप दोनों की किसी गलती की वजह से ही कंपनी ने आपको निकाला है, तो यहाँ पे आप दोनों की सेम गलती है, ट्रांजैक्शन सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे अधिनियम भी सेम लगेगा, एक्ट भी सेम है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर एक्ट और ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन सेम रहेगी, तो वहाँ पर आप अलग अलग केस करने के बजाय दोनों मिल करके भी कंपनी के ऊपर जॉइंटली केस कर सकते हैं। ये थी पहली कंडीशन कि जहाँ पर एक्ट और ट्रांजैक्शन सेम हुई हो। अब सेकंड कंडीशन कहती है कि अब मान लीजिए आपने अलग मुकदमा कर दिया और आपके फ्रेंड ने अलग मुकदमा कर दिया कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे जो है एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाएगा। यानी कि जो तथ्य है, जो प्रूफ आप पेश कर रहे हैं, वही आपका फ्रेंड पेश करेगा कि जी हमें इस रीज़न से निकाला था और इस वजह से हम कंपनी पे मुकदमा कर रहे हैं। यही बात आपका फ्रेंड कहेगा, यही बात आपने कही थी। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे अराइज होगा वो होगा कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि जिस कानून का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसी कानून का इस्तेमाल आपका फ्रेंड भी करेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जहाँ पर फैक्ट और लॉ जो है वो सेम क्वेश्चन अराइज करते हैं, वहाँ पर दोनों जो व्यक्ति मिल करके एक ही मुकदमा दायर कर सकते हैं, और जब वो दोनों मिलकर केस फाइल करेंगे तो वो ज्वाइंटर हो जाएंगे। इसी को ज्वाइंटर कहते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल हैं, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए उसी कंपनी ने आप दोनों को बुलाया और आप दोनों के साथ मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप दोनों को इस कंपनी के लिए ये काम करना है, उसके बदले में आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंपनी के साथ। अब आप दोनों का एक ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक संयुक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जिस टाइम लिमिट की बात हुई थी, आपने उस टाइम लिमिट में काम करके कंपनी को पूरा दे दिया। तो अब कंपनी क्या करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, उस संविदा को भंग कर देती है। तो अब आप क्या करते हैं कि यार हमने तो काम करके दे दिया था, तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो अब क्या करते? तो अब आप दोनों जो हैं कोर्ट में जाते हैं। आप अपना मुकदमा फाइल करते हैं, आपका फ्रेंड अपना फाइल करता है कि जी ऐसे ऐसे कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो आप भी कोर्ट में वही प्रूफ पेश करेंगे जो आपका फ्रेंड पेश करेगा। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी डेट और टाइम, जो भी उसमें बात लिखी होगी, वही सब आपके साथ हुई, वही सब आपके फ्रेंड के साथ हुई, सेम टाइम पे हुई, और दोनों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ दिया गया। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन सेम कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो अराइज हो जाएगा। और आप दोनों ही एक कानून का सहारा लेके कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं, तो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अराइज हो जाएगा।
इसी का एक और केस ऐसे बनता है, देखिए। अब मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड कंपनी से निकलते हैं दोनों बाइक पे और रेस लगाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में आप दोनों की किसी गलती की वजह से किसी तीसरे पर्सन को चोट लग गई। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें गलती किसकी है। तो अब वो या तो आप दोनों पे अलग अलग मुकदमा दायर करे, या आप दोनों पे जॉइंटली भी मुकदमा दायर कर सकता है। तो अब इस केस में आप दोनों जो हैं वो जॉइंटली डिफेंडर बन जाएंगे। अब इसका एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई पब्लिशर है, वो बुक छापता है, वो बुक पब्लिश करता है। जब भी कोई एग्ज़ाम आते हैं, जब भी किसी कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आता है, कोई भी जुडिशरी का कोई एग्ज़ाम आता है, तो वो बुक पब्लिश करता है। तो लेकिन वो क्या करता है यहाँ पे, वो जो है दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, पंजाब यूनिवर्सिटी या हिमाचल यूनिवर्सिटी, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो अपनी बुक के ऊपर छाप देता है। ऐसे ही फ्रॉड फेक नाम छाप करके उसको पब्लिश कर देता है, जिससे उसकी बुक जो है, उसकी बुक्स की सेलिंग्स बढ़ जाए। अब यहाँ पे किया तो उसने फ्रॉड ही है, लेकिन अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये चाहें तो उस पब्लिशर पे अलग अलग मुकदमा भी दायर कर सकती हैं, या दोनों चाहें तो जॉइंटली भी उस पब्लिशर पे मुकदमा दायर कर सकती हैं, जहाँ पर फैक्ट्स और लॉ जो है वो कॉमन हो, सेम एक्ट हो, सेम ट्रांजैक्शन की बात हो रही हो, और दोनों पक्षकार जो साथ में आकर के किसी पार्टी पे मुकदमा करते हैं, उसी को जो है जॉइंडर कहा जाता है। ये जो ऑर्डर 1, रूल 2, रूल 3A, जो ये सारे रूल जो हैं, ये सारे पक्षकार की बात करते हैं कि कब कौन सा पक्षकार ऐड किया जाएगा, कब किस पक्षकार को हटाया जाएगा, क्या दो पक्षकार एक साथ मिलकर के मुकदमा कर सकते हैं, या दोनों पक्षकार अलग अलग मुकदमा दायर करेंगे। ये जो सारे सवाल, ये जो क्वेश्चन सारे अराइज होते हैं, इन सब का आंसर जो है ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3A, इन सब में इसका जवाब दिया गया है। अब मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त बैठे हैं कहीं पे, कोई तीसरा पर्सन आता है हमारे साथ, जो है गलत बिहेव करता है, मिसबिहेव करता है, हमें गलत बोलता है, गाली गलौज करता है। तो अब हम दोनों जो हैं मिल करके उस पर्सन के ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि मिसबिहेव तो हम दोनों के साथ हुआ है ना। अब इसी को उल्टा लगा लीजिए, मान लीजिए वो पर्सन बैठा है और मैं और मेरा दोस्त गए, हम दोनों ने उसके साथ मिसबिहेव किया, गाली गलौज की। तो अब वो पर्सन भी जो है हम दोनों के ऊपर जॉइंटली मुकदमा कर सकता है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है ऑर्डर नंबर 1 के अंदर दिया गया है। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज में बात करते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि वो कैन बी ज्वाइंट प्लेंटिफ, यानी कि यहाँ पे प्लेंटिफ को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। A person whose right to relief arises out of the same act or transaction, यानी कि वो सभी व्यक्ति प्लेंटिफ को ज्वाइंट कर सकते हैं जिनका राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है, कोई पीड़ित शोषित व्यक्ति जो केस फाइल करना चाहता है, वो प्लेंटिफ को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कब? जब सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन, या सेम सीरीज ऑफ एक्ट या सेम सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन वहाँ पे हुई हो, तो वो प्लेंटिफ को जो है ज्वाइंट कर सकता है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर दोनों ने अलग अलग केस फाइल किया है, तो वहाँ पर कॉमन क्वेश्चन जो है वो लॉ अराइज होना चाहिए और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होना चाहिए, यानी कि दोनों के तथ्य और कानून जो है वो सेम होने चाहिए। अगर उन्होंने केस सेपरेटली भी फाइल किया है, तब भी ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर रूल में वो प्लेंटिफ को ज्वाइंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मान लीजिए कंपनी ने आपके और आपके फ्रेंड दोनों को तो काम से निकाल दिया, लेकिन निकालने की यहाँ पे वजह अलग अलग थी। आपको किसी और वजह से निकाला और आपके फ्रेंड को किसी और वजह से निकाला। तो यहाँ पर जो है सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन का जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 और रूल नंबर 1 जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन अलग अलग है, यहाँ पे रीज़न जो कोज ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है दोनों पे। बेशक कंपनी ने आप दोनों को सेम टाइम पे निकाला है, सेम टाइम पे आप दोनों को डिसमिस किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रीज़न है आपको निकालने का वो अलग अलग है। मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने तोड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ अलग किया था और आपके फ्रेंड के साथ अलग किया था, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वो। आपके साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट किया था और आपके फ्रेंड के साथ अलग था। कंपनी ने तोड़ दिया, दोनों के साथ तोड़ दिया। बातें चाहे उसमें सेम लिखी हुई थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हुआ था, तो वहाँ पर भी आप दोनों को अलग अलग केस फाइल करना पड़ेगा। वहाँ पर भी आप जॉइंटर की तरह काम नहीं कर सकते, यानी कि सेम ज्वाइन होकर के एक केस फाइल नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको सेपरेटली केस फाइल करना पड़ेगा। ये चीज़ बतानी आपको ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अलग अलग ट्रांजैक्शन हुई है, तो वहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 और रूल नंबर 1 जो है वो काम नहीं करता है। तो अब बात कर लेते हैं ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि जो
केस आया है जॉइंडर का, वो उसको सेपरेटली भी ट्रायल कर सकती है जब कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है या जो पक्षकार हैं उनकी वजह से मामले में डिले होने वाला है, ये कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है, तो कोर्ट वहाँ पे दोनों जो केसेस हैं उनको सेपरेटली भी सुन सकता है, ट्राई कर सकता है। अब यहाँ पे आ जाता है रूल 3। ऑर्डर नंबर 1 का रूल 3 बात करता है जॉइंट डिफेंडेंट की। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे जॉइंट प्लेंटिफ, यानी कि रूल नंबर 1 के हमने अंदर बात की है, जो जॉइंट प्लेंटिफ जैसे काम। अब इसका रूल 3A बिल्कुल रूल 2 की तरह ही काम करता है। उसमें क्या था, जब भी कोर्ट को लगता था कि यहाँ पे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की वजह से मामले में देरी होने वाली है, तो कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ को ऑप्शन देता था रूल 2 के अंदर कि आप इस केस में जॉइंटली काम करना चाहते हैं या सेपरेटली आपके केस का ट्रायल किया जाए। लेकिन रूल 3A के अंदर कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है कि इस मामले को अलग अलग सुना जाएगा या साथ में सुना जाएगा। तो ये बिल्कुल रूल 2 की तरह ही काम करता है। इसमें सिर्फ एक ये माइनर सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे लगता है कि डिफेंडर की वजह से यहाँ मामले में देरी होने वाली है या यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस मामले को सेपरेटली सुना जाएगा या एक साथ सुना जाएगा। तो यह ऑप्शन देता है, लेकिन रूल जो 3A है इसमें कोर्ट ऑर्डर देता है। रूल नंबर 4 यहाँ पे कहता है कि जब भी कोर्ट किसी केस को सुनता है, किसी केस को ट्राई करता है, तो वो वहाँ पे बाउंड नहीं है कि जितने भी उसमें पक्षकार हैं, चाहे एक पक्षकार हैं, चाहे दो पक्षकार हैं, चाहे वादी है, चाहे प्रतिवादी हैं, कितने भी पक्षकार उसके अंदर हैं, सबका जजमेंट जो है वो एक ही टाइम पे दे दे। कोर्ट इसमें बाउंड नहीं है। कोर्ट जो है किसी एक व्यक्ति के फेवर में भी फैसला दे सकता है, किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट भी फैसला दे सकता है, या सभी पक्षकारों के पक्ष में भी फैसला दे सकता है, या सभी पक्षकारों के अपोजिट भी फैसला दे सकता है। तो कोर्ट इसमें बाउंड नहीं है। कोर्ट चाहे जितने सदस्यों के पक्ष में फैसला दे ना दे। तो ऑर्डर नंबर 1 का रूल नंबर 4 जो है वो इस तरह से डील करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर, सेपरेटिव ऑफ पार्टीज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो रूल्स हैं, जो ऑर्डर है, उसकी हम बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।